नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन मरीजों के मिलने से छत्तीसगढ़ में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार इस नए खतरे से निपटने की पूरी तैयारी का दावा कर रही है। साथ ही लोगों से भी कोरोना नियमों का पालन करने और वैक्सीनेशन करवाने की अपील की जा रही है। वहीं बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। क्यों नहीं 12 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। सवाल है कि पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की एंट्री क्या छत्तीसगढ़ में खतरा बढ़ा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ओमिक्रॉन को लेकर आखिर कितनी तैयार है। स्कूलों में कोरोना की एंट्री क्या टेंशन नहीं बढ़ाती। बच्चों के वैक्सीनेशन पर आखिर सवाल क्यों उठने लगे हैं। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन ने अब तक दस्तक नहीं दी है, लेकिन पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की दस्तक ने छत्तीसगढ़ की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन सरकार ओमिक्रॉन को लेकर सभी तैयारियों का दावा कर रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि प्रदेश में यदि तीसरी लहर आती है तो कोई चिंता की बात नहीं, हमारी तरफ से सभी तैयारियां की गई हैं। यहाँ इसकी उपस्थिति थी नहीं, तो जो सैलानी या यात्री जिस वजह से भी विदेश गए होंगे उनके माध्यम से जो ओमिक्रॉन पहुंचा है, 400 से ऊपर प्रकरण ओमिक्रॉन के भारत में अभी दर्ज हैं। 17-18 राज्यों में ओमिक्रॉन की उपस्थिति दर्ज है और शेष राज्यों में आज उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो उस दिन के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो तैयारी हमारी दूसरी लहर से बेहतर दिख रही है और हम उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि दूसरी लहर जैसी स्थिति ना बने। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर चिंता की कोई बात नहीं, हम अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 96% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। वहीं करीब 12 जिलों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। पर्याप्त स्टॉक है, लगाने वाले ही कम होते जा रहे हैं। 96% नागरिकों को पहला डोज लग चुका है। कई जिलों में 100% तक की भी बात आ गई है, 10-12 जिलों में। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव ने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन कराने का फैसला अच्छी बात है, लेकिन 12 साल से ऊपर के बच्चों को टीके की मंजूरी देनी चाहिए। क्या सरकार के पास टीके की कमी है? चाहे वो 12 साल के हों, चाहे वो 80 साल के हों, ये बंधन हटा के करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। ये बंधन क्यों है? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन बन नहीं रही है। वैक्सीन जितनी ज्यादा बनेगी उतनी जल्दी ये काम हो जाएगा। आपने कहा 12 से 18 साल की उम्र को वैक्सीन लग सकती है और आप लगा किसको रहे हो? 15 से 18। तो बाकियों को तो आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? लगा सकते हैं लेकिन आपने लिया नहीं। ये फिर एक गलती ही है। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन ने भले ही अब तक दस्तक नहीं दी है, लेकिन स्कूलों में कोरोना की एंट्री चिंताजनक है। इसलिए सरकार के साथ लोगों को भी कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। यदि सरकार के साथ लोग भी नियमों का पालन करेंगे तो तीसरी लहर को प्रदेश में रोका जा सकेगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो बेहद गंभीर मसला है और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसको लेकर अब हम तैयार कितने हैं। हमारी तैयारियों में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई खामी तो नहीं है। इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी शुरुआत आज आप ही से करते हैं। कितने तैयार हैं हम इस नई चुनौती को लेकर, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्यों में लगातार कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है, उसके आंकड़े भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से तीसरी लहर आती है तो चिंता का विषय है, लेकिन पहली और दूसरी लहर से जो हमने सबक लिया है, जो हमने उपाय दूसरी लहर में हमको अनुभव हुआ कि और अच्छे होने चाहिए थे, तो तीसरी लहर न आए पहले तो भगवान से हमें प्रार्थना करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें।
जी लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं लौट रहा हूं अभय जी आपके पास। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, किस स्तर पर तैयारियों की और दरकार अभी आपको नजर आती है कि हमें इस चुनौती से निपटने के लिए अभी कुछ और करना होगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तो हालांकि ओमिक्रॉन की एंट्री नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर बढ़ रही है। रायगढ़ के एक स्कूल में जितने प्रकरण एक साथ आए हैं, ये चिंता का विषय है। देखिए, सबसे पहला काम तो यही है कि वैक्सीनेशन कैसे तेजी से किया जाए। जी। आप वैक्सीनेशन करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं, अन्यथा आपके पास कोई उपाय नहीं है। सरकारें चाहे कितनी भी कह ले, हम कड़ाई कर रहे हैं कि शादी में इतने लोग इसमें, लेकिन रोज दिन कार्यक्रम हो रहे हैं और कोई मान नहीं रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, चाहे शादी ब्याह हो, सभी चीज हो रहा है। लेकिन एक ही इसका उपाय है कि हम वैक्सीनेशन कैसे ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन मैं जो देख रहा हूं साहब, हमारे यहाँ अखबारों में परसों आया कि महासमुंद जिला 100% वैक्सीनेटेड हो गया करके, और उसके लिए कलेक्ट्रेट में दिवाली मनाई। जी, चूंकि शायद तकनीकी परेशानी है तो डॉक्टर चोपड़ा भी अब इस वक्त हमारे बीच नहीं है। अभय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, आप अपनी बात भी कंप्लीट करिएगा। साथ ही मेरा भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि वैक्सीनेशन पर तो हम लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या टेस्टिंग को लेकर भी और ज़्यादा जोर देने की दरकार है? अभय जी। बिल्कुल, टेस्टिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हम उसको पकड़ने में और रोकने में सफल होंगे, क्योंकि ट्रेस होना बहुत आवश्यक है। जो लोग विदेश से आ रहे हैं, जो लोग एयर हवाई के रास्ते से आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन विदेश से ही आ रहे हैं और हमारे आसपास के स्टेट में इसके मिलने की शिकायतें हो रही हैं। हमारे यहाँ भी 1% से ऊपर नहीं बढ़ा है कोरोना का केस, लेकिन कोरोना केस रोज 4-6 बढ़ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है, और चूंकि हम दूसरी लहर में भुगत चुके हैं, तो निश्चित रूप से जहां तक अभी विमल चोपड़ा जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, आज पहली बार लगा कि विपक्ष को इसी भूमिका में बात करना चाहिए। मैं उनके वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि वैक्सीनेशन में हम जितना रुचि दिखाएंगे, वैक्सीनेशन जितना हम 100% करेंगे, उतना वही एकमात्र उपाय है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणा की है कि बूस्टर डोज लगेंगे, बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, जो जनवरी माह से प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर वो घोषणा की गई है, लेकिन अच्छी घोषणा है, इसका स्वागत होना चाहिए। इसकी आवश्यकता थी, नवंबर में ही हो जाना था ये, लेकिन वो चुनाव की तैयारी में लगे रहे। जब चुनाव नजदीक आया तो ये सब घोषणा करते हैं वो लोग। तो सर, अगर और वैक्सीनेशन स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि प्रथम डोज, क्या आपको ऐसा लगता है अभय जी कि उस पर सवाल होना चाहिए? अगर छत्तीसगढ़ से, क्योंकि जब वैक्सीन बनकर आई थी तब भी एक सवाल हुआ, उसके बाद भ्रम की स्थिति निर्मित हुई, आपने और हमने देखा। सर सुन लीजिए, अब अगर बच्चों के लिए वैक्सीन बनकर आई है, उस पर अब अगर ये सवाल खड़ा करें कि 12 से 18 के बीच लगनी चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, ये सलाह बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ ये सवाल उसमें ऐड कर देना कि कहीं वैक्सीन की कमी तो नहीं है, ये सर संशय पैदा करता है, लोगों को भ्रमित करता है कि अगर ऐसा है तो फिर राज्य सरकारें दूसरे स्टेट की भ्रमित होती हैं कि अपने अपने प्रदेशों का कोटा जल्दी ले लिया जाए, नहीं तो कहीं भ्रम जैसी स्थिति ना हो जाए। देखिए, ये सवाल नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी का अनुभव है। टी.एस. सिंहदेव जी अनुभवी मंत्री हैं, और 15 से 18 और 12 से 18 में बहुत अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर वैक्सीन की कमी है तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि वैक्सीन की कमी के कारण हम 15 से 18 कर रहे हैं, जैसी वैक्सीन उपलब्ध होगा हम 12 से 18 करेंगे। तो इसको सलाह माने, ये सवाल नहीं है। और अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे, अगर हम बातें नहीं कहेंगे, तो हमारी बातें वहां तक पहुंचेंगी कैसे? प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम संदेश देने से पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करना चाहिए था, अधिकारियों से बात करना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की या मुख्यमंत्री से बात की। वो सीधे अपने केंद्रीय अधिकारियों से बात की और टीवी पे आ गए।
तो ये जो टीवी पे आने की जल्दी रहती है, घोषणा करने की जल्दी रहती है, तो उसका भी उपाय ढूंढना चाहिए। अगर सलाह करके करते, प्रदेश से ही मांग हो रही थी कि बूस्टर डोज अब लगाना चाहिए, टीवी पे नहीं करना पड़ता। नहीं अभय जी, आप ही लोग तो मांग कर रहे थे ना, बूस्टर डोज लगाना चाहिए, आप ही लोग मांग कर रहे थे कि बच्चों की वैक्सीन लाना चाहिए, अब ला दी ना, नवंबर में लगा देना चाहिए था। उस पर भी सवाल आप लोगों को तो इस पर खुश होना चाहिए कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने ये घोषणा कर दी। देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से बात किए होते सभी प्रदेश के, तो ये बातें जो टीवी में कहनी पड़ रही है स्वास्थ्य मंत्री, बातें उनसे कह दे, टीवी में नहीं कह जी, और प्रधानमंत्री काम करते जी। कोई ना कोई ऐसा गेप है कि आप अपने मन से सारा काम कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि जनवरी फरवरी में चुनाव है, तो घोषणा कर दो कि चुनाव में कोई रुकावट न आए, रैली करने में कोई रुकावट न आए, आपकी घोषणाओं में कोई रुकावट न आए, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं। फिर भी एक अच्छा घोषणा है और ये होना चाहिए बहुत जल्द। ये एक आरोप हो सकता है, विपक्ष की ये सोच हो सकती है, लेकिन हम तो देश हित में यही सोच रहे हैं कि अगर बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सुझाव बहुत अच्छा है कि 12 वर्ष के बच्चों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें सवाल ये कि कहीं कमी तो नहीं है, वो थोड़ा सा संशय पैदा करता है। मैं लौट रहा हूँ अभय जी आपके पास। डॉक्टर विमल चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़े हैं नहीं, उसको देखना होगा। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, जिस स्पीड के साथ ये नया वेरिएंट फैल रहा है, क्या उसे कंट्रोल करने के लिए और कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं और कोई पुख्ता तौर पर काम किया जा सकता है जो तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकने में कारगर साबित हो? डॉक्टर राहुल। देखिए, जितनी अभी तक ओमिक्रॉन की नॉलेज है, ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी स्टेप नहीं है जो आप रोक के उसको रोक सकें। अगर आप प्रॉपर कोविड बिहेवियर फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सारी चीज करेंगे, तो नंबर ऑफ केसेस एक साथ जो बढ़ते हैं वो कम हो जाएंगे। एंड एक हेल्थ बर्डन सोसाइटी पे जो होता है कि बेड शॉर्टेज हो रहा है, ये चीजें होती है, वो नहीं होंगी। बिकॉज हम ये देखें, ओमिक्रॉन में 2 चीजें देखी गई हैं अभी तक, स्पेशली साउथ अफ्रीका के स्टडी से, कि उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कि नंबर ऑफ केसेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, लेकिन इसकी मॉर्बिडिटी कम है, कि इसकी वजह से एडमिशन रेट और डेथ बहुत कम है जी। तो आप घर बैठ के दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ केसेस अगर एकदम से बढ़ जाएंगे, डॉक्टर पेशेंट रेशियो डिस्टर्ब होगा, तो पब्लिक को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। अदरवाइज एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है सर, जैसे कि इंदौर में हाल ही में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं और वो मरीज स्वस्थ होकर घर भी पहुंच चुके हैं, और वो जब तक घर पहुंच चुके थे तब तक पता भी नहीं था कि वो ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं या नहीं हैं। सवाल ये है सर कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो पुराना डेल्टा और कोविड के समय का ही ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर उसमें भी कोई बदलाव अब हुआ है? नहीं है। देखिए, कोई भी जो इन्फ्लुएंजा वायरस ग्रुप है, जो कोविड ग्रुप है, इनमें बेसिकली वायरल का कोई ट्रीटमेंट अलग से नहीं होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज्यादा चलते हैं। बेसिक ब्लड पैरामीटर्स देखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। जो बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट का एक स्ट्रिक्ट फॉलोअप हो, 30वें दिन, 5वें दिन, 7वें दिन फीवर आए नहीं है, उन चीजों का फॉलोअप हो। जरूरत है तो ब्लड टेस्ट किए जाएं, जरूरत है तो ही सीटी स्कैन किया जाए, सब में सीटी स्कैन की जरूरत नहीं होती है। और अगर जरूरत है तो उस ट्रीटमेंट को मॉडिफाई किया जाए, अगर जरूरत है तो स्टेरॉइड्स ऐड किए जाएं, सब में स्टेरॉइड्स की भी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलोअप किया जाए तो अलग से एंटीवायरल कोई और नहीं आए, वो अभी तक नहीं है जी। ऑक्सीजन लेवल इसमें भी फ्लक्चुएट हो रहा है? हाँ, सिम्टम्स अभी तक वही हैं, लेकिन अभी तक जो पता चले हैं वो बहुत माइल्ड हैं। जी जी, साथ में रहिए। अभय जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अभय जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था। चूंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इस गंभीरता को समझते हैं, आप जरूर बताएंगे कि प्रयास को रखे हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश का हाल ही में हमने उदाहरण देखा कि ओमिक्रॉन के 8 मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें 6 स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके। तब पता चला कि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित थे। यानी समझा जा सकता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जो रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट पैदा कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर इस पर बात की जाए तो क्या इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द हो सकती है? इस तरफ कोई काम हो रहा है? क्योंकि पिछले लंबे समय से हम कोरोना पर डिस्कशन के दौरान इन बातों को उठा रखे हैं और बात यही होती है कि हाँ प्रयास हो रहा है। अभय जी, बिल्कुल टेस्टिंग को लेके आपने पहले भी सवाल उठाया, अभी भी आपने कहा, क्योंकि ओमिक्रॉन को ट्रेस करना बहुत आवश्यक है और टेस्टिंग जितनी बढ़ेगी और जितनी जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी, लेबोरेटरी की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए और लेबोरेटरी की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है। अभी तक ओमिक्रॉन के एक भी केस नहीं पकड़ में आए हैं, तो आखिर ओमिक्रॉन के लेबोरेटरी है तभी हो रहा है कि ओमिक्रॉन के केस नहीं आए, ये मालूम चलता है। नहीं सर, नहीं ऐसा हो नहीं पा रहा है भाई जी। दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग की जो रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है वो हमें ये स्पष्ट नहीं होने दे पा रहा है कि हम जिन मरीजों का अस्पताल में इलाज कर रहे हैं वो ओमिक्रॉन वाले हैं या फिर सामान्य कोरोना वाले हैं। यही तो दिक्कत है ना सर। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश के वो 6 मरीज जो स्वस्थ होकर गए उनके ओमिक्रॉन की पुष्टि पहले ही हो गई होती। 2 जरूर अभी अस्पताल में भर्ती हैं जो ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल गए हैं, हमें नहीं पता कि वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ये तो जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा ना, और रिपोर्ट आने में वक्त बहुत लग रहा है। बिल्कुल टेक्निकली रूप से तो मैं इसमें जवाब आपको नहीं दे पा रहा हूँ जी कि लेबोरेटरी में कहाँ देर हो रही है और क्यों देर हो रही है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब कोरोना के मरीज, नॉर्मल मरीज कोविड-19 के मान के हम भर्ती कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं तो ओमिक्रॉन जरूर ट्रेस होना चाहिए। अगर हम कोरोना कोविड-19 का इलाज करके उन्हें छोड़ दें और बाद में ओमिक्रॉन की रिपोर्ट आए और वो घर चले जाए तो ये घातक होगा। तो इसको रोकने का उपाय सरकार कर रही है और निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक भी ओमिक्रॉन के केस नहीं आए हैं। नहीं सर, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल जो है वो भुवनेश्वर और उड़ीसा जा रहे हैं, कुछ दिल्ली जा रहे हैं और वहां से रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है। ये टेक्निकली दिक्कत है। इस पर अभी शायद डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ है नहीं तो मैं कोशिश करता कि आप दोनों से इस पर विचार विमर्श किया जाए और दोनों राजनीतिक दल ज्वाइंट कोशिश इसमें करें कि कम से कम जीनोम सीक्वेंसिंग की 1 या 2 लैब छत्तीसगढ़ में हो जाए ताकि रिपोर्ट आने में जो वक्त लग रहा है वो थोड़ा घट जाए, कम हो जाए। डॉक्टर राहुल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी उत्पन्न होता है कि जिस तरह से अब सर्दी बढ़ रही है, कोल्ड बढ़ रहा है, क्या इससे बचाव के जरिए कोविड से भी बचाव हो सकता है? क्योंकि स्थितियां ये हो जाती हैं कि सर्दी हमको अब हो जाती है, खांसी भी होती है, गला भी दर्द करता है ज़्यादा सर्दी के मौसम में, तो ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और अगर वही कोरोना में कन्वर्ट हो जाएगा तब फिर ये ओवरलैप जैसी स्थिति तो नहीं होगी? डॉक्टर अग्रवाल। देखिए, आप बेसिकली समझिए कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, जो खांसी जुकाम भी होता है, इनिशियल में एक वायरल इन्फेक्शन है, किसी और ग्रुप का हो, इन्फ्लुएंजा ग्रुप हो, एक वायरल इन्फेक्शन है। कोविड भी इनिशियल में एक वायरल सिम्टम है जो एक तेजी से फैल रहा है। अगर कोविड हुआ, आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई, उसके ऊपर कुछ भी लगे, वो एक एड ऑन इन्फेक्शन है जिसकी वजह से चीज सीवियर हो सकती है जी। तो रूटीन खांसी जुकाम हो रहा है और कोविड है कि नहीं, उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट ही है। जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी सर कि हम किस तरह से और कुछ उपाय करें ताकि आम लोगों के लिए और क्या सलाह हो सकती है इस परिस्थिति से निपटने के लिए, इस दौर में इस नई चुनौती से निपटने के लिए? देखिए, अगर हम आम लोगों की अगर प्रॉब्लम समझें तो आम लोगों के हाथ में ही उसका सलूशन है कि वो एक कोविड बिहेवियर को फॉलो करें और उसको अपनी लाइफस्टाइल में लें।
क्योंकि अगर जिस तरीके से थर्ड वेव आने वाली है, 3 वेव है, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, लोगों के डेथ्स हुई है, बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं, इस तरीके से अगर चला तो सभी का नुकसान है जी। तो पब्लिक को खुद को एक कोविड बिहेवियर अपनी लाइफस्टाइल में लेना होगा कि सुबह से जब भी बाहर निकले, जरूरत हो बाहर निकले, अननेसेसरी गैदरिंग्स ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोविड बिहेवियर फॉलो करें, तभी इसका कुछ सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं। जी डॉक्टर अभय, माफ कीजिएगा, अभय नारायण जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, सरकारों के पास ये जानकारी है कि किन परिस्थितियों में आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी भले हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन भविष्य में इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि आंकड़े और बढ़ेंगे और तेज गति से बढ़ेंगे, उसके लिए किस स्तर पर तैयारियां हैं? देखिए, अभी सरकार ने नए साल के उत्सव के लिए 9 वर्ष मनाने के उसमें कुछ रोक लगाने की बात हुई है। स्कूलों में 50% उपस्थिति की बात हुई है, सिनेमा हॉलों में 50% उपस्थिति की बात हुई है। सरकार के हाथ में जो कुछ है वो करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए नागरिकों को ही अलर्ट रहना पड़ेगा। जब तक हम अपना बचाव खुद नहीं करेंगे, हम खुद कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, तो सरकार की प्रतिबंध से कुछ नहीं होने वाला है। तो जिस तरह से अभी केस बढ़े, ये पिछले 15 दिनों में जहां पे 0 बिलासपुर में जैसे 0 आता था, अब 4 आने लगा, रायपुर में 6 आने लगा, दुर्ग में 6 से 8 आने लगा। तो इन चीजों को रोकना होगा और ये ट्रेस करना चाहिए कि 4 और 6 क्यों हो रहा है, इनको कहां से बढ़ा, उसका भी अध्ययन होना चाहिए। तो सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, सरकार हर स्तर पे काम कर रही है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे अन्य विभाग जो इस काम में लगाए गए हैं वो पूरी तरह से इसमें अलर्ट होकर काम कर रहे हैं। केवल और केवल हमको बाजार में और हमको सर्विस के दौरान और शादी ब्याह की पार्टियों में, ज्यादा भीड़ शादी ब्याह की पार्टियों में, लोग जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं सड़कों पर, लोग शादी ब्याह में 50 की जगह 200-300 इकट्ठा हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमको जिस तरह हम लॉकडाउन की तरफ न जाए, चूंकि विमल जी हैं नहीं तो हम उनसे भी यही सवाल करते। अभय जी, क्या राजनीतिक आयोजनों पर भी कुछ प्रतिबंध होनी चाहिए, कुछ पाबंदी होनी चाहिए? क्योंकि दूसरे राज्यों में भी अगर राजनीतिक आयोजन हो रखें, हम वहां पर भी शिरकत करके वापस लौट रहे हैं, तब भी एक खतरा तो बनता है। निश्चित रूप से आयोजन धार्मिक हो, आयोजन शादी ब्याह का, आयोजन राजनीतिक हो। सबसे पहले तो राजनीतिक आयोजनों पर दोनों दलों को, जो बड़े दल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और जो छोटे छोटे दल है, उनको रोक लगाना ही चाहिए। जितना आवश्यक हो, हम वर्चुअली सब काम कर रहे हैं, हम टेलीफोन और डिजिटल से सब काम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है भीड़ करने की। जितना हमसे आवश्यक हो सकता है उतनी आवश्यकता करें और इस पर रोक लगाने की मानसिकता हम सबको बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला, हमारे साथ चर्चा में जुड़े। डॉक्टर विमल चोपड़ा भी हमारे साथ मौजूद थे, चूंकि तकनीकी वजह से वे अब इस वक्त हमारे बीच में नहीं हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है और तमाम तरह के जो आयोजन हैं उनसे बचने का प्रयास करिए, क्योंकि कोविड जिस स्थिति में बढ़ रहा है वो आपके और हमारे लिए ही संकट पैदा कर रहा है, इसलिए उससे आपको और हमको बचना होगा। और अगर नहीं बचे तो दिक्कत हमारे लिए ही होगी। जिंदगी आपकी है, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी जो आयोजन है, अपनी अपनी जीवन शैली है, वो हो सकती है। इसलिए अब राजनीतिक आयोजनों में जिंदाबाद करने ना जाएं, अपनी जिंदगी की चिंता करें और उसका ध्यान दें, क्योंकि अगर कहीं गलती से कोरोना चिपक गया तो फिर दिक्कत आपकी है। कोई आपको पूछने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको देखने वाला नहीं रहेगा, कोई आपके साथ खड़े रहने वाला नहीं रहेगा। स्थितियां अगर बिगड़ती है तो कोई आपकी व्यवस्था जुटाने के लिए भी मौजूद नहीं होगा। ये इसलिए क्योंकि आप लोग इससे वाकिफ हैं, ये परिस्थितियां आप लोगों ने देखी है, इसलिए निवेदन आप लोगों से यही है कि अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।